रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दें। दूसरी क्लास है हमारी पाकिस्तान अफेयर्स। सर सैयद अहमद खान को हमने पढ़ा था। ये आपसे फिर डिबेट भी मांगी थी कि ये प्रोग्रेसिव है या ऑर्थोडॉक्स है। ठीक हो गया, ये हमने इस पे एनालिसिस भी की थी। आज का जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक हो गया, इसका कलर चेंज कर दें। बंगाल क्या था? प्रोविंस था उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में। ठीक हो गया, उसको उसकी पार्टीशन। यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब की गई? 1905 में। क्वेश्चन सिर्फ ये है। और इसको अनल्ड कब किया गया, कैंसिल कब किया गया? 1911 में। तो ये 6 सालों का पीरियड था बीच में। तो इनको समझते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल थी क्या, क्यों की गई? ये पूरा बंगाल का मैप है। ये इतना बड़ा जो है ना उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में था। ठीक हो गया। हिस्ट्री क्या है इसकी कि अर्ली हिंदूज एंड मुस्लिम्स लिव टुगेदर इन सब कॉन्टिनेंट। पहले क्या था? ये दोनों साथ में रहते थे। बट एन आई ओपनिंग इवेंट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, शुरुआती हिस्ट्री में ये बड़ा इवेंट था जो है ना। जो आप देखेंगे कि अभी जो हमने ऊपर पहले सर सैयद अमन खान पढ़ा, वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी, क्या चीजें थी, अब चीजें क्या हो रही हैं। क्या थे काजिज, इसको क्यों जो है ना इसकी पार्टीशन की गई? क्वेश्चन आपने एक याद रखना है। क्या था क्वेश्चन? कि ये 1905 में हुई थी, ये क्वेश्चन आता है। क्या जो है ना सब असबाब थे इसके, क्यों किया गया पार्टीशन इसकी? कि द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस था ये। इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी उस टाइम। इट वाज द बिगेस्ट पॉपुलेशन विद इन 78 मिलियन पॉपुलेशन थी उस टाइम बंगाल में। एक तो ये काज था। तो क्या था कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट था कि वो पूरे पॉपुलेशन में जो है ना इतने पूरे प्रोविंस को जो है ना संभाल सके। तो ये एक मेजर काज था। दूसरा, इसकी बाउंड्रीज भी लॉन्ग थी। बंगाल हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री इन द सब कॉन्टिनेंट। इट हैज टोटल एरिया वगैरह याद रखने की याद नहीं, मतलब ये डिफिकल्ट टू मैनेज था, सिंपली ये समझना है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी थे। जो है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां पे उनको भी गवर्नमेंट को फंक्शन करने में बहुत ही टाइम लगता था, क्योंकि लॉन्ग बाउंड्रीज थी। कंडीशंस वर्स्ट थी। उसके बाद जो है ना एक ही गवर्नर था जो रिस्पॉन्सिबल था पूरे प्रोविंस का। एक गवर्नर था, 78 मिलियन पॉपुलेशन थी उस टाइम। बहुत ही बड़ी लॉन्ग बाउंड्रीज थी। तो एक गवर्नर एक चक्कर भी नहीं लगा सकता था पूरे प्रोविंस का एक साल में, इतना बड़ा था। ठीक हो गया। तो ये एक काज था कि इसको डिवाइड किया जाए। दूसरा क्या था कि इन इक्वलिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एरियाज। जो वेस्ट का एरियाज था और ईस्ट का एरिया था, इनके बीच में भी इनइक्वलिटीज थी। क्या थी? जो है ना ये दो एरियाज में डिवाइडेड था, ईस्ट एंड वेस्ट में। ईस्ट बंगाल जो था इसमें मुस्लिम ज्यादा थे। जो वेस्ट बंगाल था उसमें हिंदूज डोमिनेट थे। ठीक हो गया, मतलब पूरा एक बंगाल था, बंगाल के भी दो टुकड़े थे। ईस्ट जो था उसमें मुस्लिम्स की मुस्लिम्स डोमिनेट थे, और जो वेस्ट साइड थी वहां पे हिंदूज डोमिनेट कर रहे थे। तो जो वेस्ट बंगाल था वो डेवलप था। इट हैज गुड सिस्टम ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, प्रेस, इकोनॉमी एंड पोर्ट, जिसे कलकत्ता आजकल कहा जाता है। तो वो जो है ना वेस्ट साइड बंगाल में थी। तो ये सारी चीजें वेस्ट में थी। कम्युनिकेशन भी अच्छा था, रेलवेज, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ वेस्ट में अच्छी चीजें थी। वेर इज ईस्ट बंगाल जहाँ पे मुस्लिम्स थे वो मार्जिनलाइज थे या अंडर डेवलप थे, वो टोटली इग्नोर्ड थे। मुस्लिम्स जो है ना एजुकेशन भी उनके पास अच्छी नहीं थी प्रोविंस में, हेल्थ, रेलवेज, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, सारी चीजें एज कंपेयर टू हिंदूज उनके पास कम थी। तो जो वाइसराय था, यह भी एमसीक्यू आता है, वाइसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड कर्जन। ये नाम आपने याद रखना है। कौन वाइसराय था जिसने बंगाल पार्टीशन की थी? लॉर्ड कर्जन उसका नाम था। इसने अनाउंस किया कि भाई बंगाल को डिवाइड किया जाए दो हिस्सों में। 1905 का ये वाक्य है। दैट पार्टीशन फेवर्ड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को फायदा हुआ, क्यों हुआ? कि मुस्लिम्स का एक पूरा जो ईस्ट साइड था वो अलग सूबा हो गया, और जो वेस्ट साइड था वो अलग सूबा हो गया। ठीक हो गया। अभी मुस्लिम्स ने ये सोचा कि अभी हमारा एक अलग सूबा हुआ है, तो जाहिर है हमारे ऊपर एक अलग गवर्नर आएगा,
तो जाहिर है जैसे वेस्ट में खुशहाली है, हमारे पास भी खुशहाली आएगी। ठीक हो गया, ये मुस्लिम्स को फेवर कर रहा था। वेर एज हिंदूज स्ट्रांगली अपोज्ड दैट डिसीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहां से आपको पता चलेगा, जो सर सैयद अहमद खान ऊपर हमने आपको बताया, कह रहे थे कि भाई हिंदूज कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, उस टाइम की बात है। ठीक हो, ये नहीं कहना है कि आपको मैं अभी कह रहा हूं कि हिंदूज आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, इस चीज को, वो चीज नहीं लेनी है। उस टाइम में क्योंकि ये जो है ना, हिंदूज नहीं चाह रहे थे सब कॉन्टिनेंट में कि मुस्लिम्स को फेवर हो सके। ठीक हो गया। तो ये इसका वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, मैप बना हुआ है, तो ये वेस्ट रीजन था बंगाल का। ठीक हो गया, और ये ईस्ट साइड था जहां पे मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो ये मैप बना भी हुआ है। हिंदूज का क्या रिएक्शन था उस टाइम जैसे इसको डिवाइड किया गया? सबसे पहले इन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया। डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ हिंदूज, लायर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल एंड सिविल सोसाइटी ऑब्जर्व, प्रोटेस्ट, बाइकॉट्स एंड स्ट्राइक्स। इन्होंने जो है स्ट्राइक्स किए, प्रोटेस्ट किए। क्यों किए? सर सैयद अहमद खान ने कह रहा था कि अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, यूनाइटेड की बात करते हैं, तो जो है ना वो आपसे कभी भी खफा नहीं होंगे। मतलब देखो ना, यहाँ पे मुस्लिम्स को अगर फायदा हो रहा है तो हिंदूज को क्या परेशानी थी? हिंदूज भी कहते हैं कि यार अगर हम यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद यही बात होती है ना कि पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, ये एक यूनाइटेड इंडिया बनता जिसमें हिंदूज और मुस्लिम साथ में रहते। तो आप देखें ये 1905 की बात है जहां पे हिंदू अपोज कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम्स की साइड में डेवलपमेंट हो रही है, तो उन्हें यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो सर सैयद अहमद खान ने शुरू में ही कहा था टू नेशन थ्योरी का, कि जो है ना ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। और ये देख रहे हैं आप बात कि ये सच हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदूज क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, बाइकआउट करते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल लोग, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व थी, जो इसको जो है ना अपोज कर रही थी इस डिसीजन को। हिंदूज न्यूज़पेपर स्ट्रांगली अपोज्ड एंड अवेयर हिंदूज अबाउट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन फॉर हिंदूज। Hindus of the West Bengal feared that then the Muslim might run any movement for their rights, and they would be more aware about their rights. तो उनको ये डर था कि मुस्लिम्स को, अगर मुस्लिम्स की ये बात जो है ना मुस्लिम्स के फेवर में गई है, तो अभी मुस्लिम्स को पता चल गया, उनमें शऊर आ गया, वो आगे दूसरी बातों पे भी जो है ना इशू करेंगे, और जो है ना वो अपने जो उनके हुकूक हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे। ये हिंदूज को फियर था। दे ऑब्जर्व्ड ब्लैक डे फॉर सेपरेशन। ठीक है, उन्होंने हिंदूज जो थे, उन्होंने ब्लैक डे जो है ना मनाया। और कांग्रेस आल्सो अपोज्ड दैट डिसीजन। तो ये जो 1885 में कांग्रेस बनी थी, जिसमें सर सैयद अहमद खान, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सर सैयद अहमद खान ने क्या बोला था? आपको बताया भी था कि कांग्रेस को ज्वाइन मुस्लिम्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सर सैयद अहमद खान का ये व्यू था कि जो है ना यहाँ पे हिंदूज की डोमिनेशन है, हिंदूज इस पार्टी में डोमिनेट करते हैं, वो आपको कभी फेवर नहीं देंगे। और आप देख रहे हैं कि इस पार्टीशन में कांग्रेस इस डिसीजन को अपोज करता है। क्यों करता है भाई? अगर कांग्रेस में भी यही बात है कि हम सेक्युलर हैं, हम सब साथ हैं, आपस में हैं, कोई रेसिज्म नहीं है, तो कांग्रेस को एक न्यूट्रल डिसीजन देना चाहिए था ना। कांग्रेस ने हिंदूज की साइड ली कि ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। तो इससे सर सैयद अहमद खान आपको याद आएगा। दूसरा क्या होता है? दे स्टार्टेड रिलीजियस मूवमेंट अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड सेपरेशन। इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट चलाई। एक मूवमेंट जो इन्होंने चलाई जो इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी आता है, स्वदेशी मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सी मूवमेंट चलाई गई? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक हो गया, ये स्वदेशी मूवमेंट थी। इसका काम क्या था? इसमें क्या राय अमल हिंदूज ने दिया था? दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिंदूज ऑफ द वेस्ट बंगाल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाई थी। In this movement, Hindus boycott external foreign imported goods and supported Hindus' domestic industries in order to give economic loss to Britain। तो जो अंग्रेजों की बाहर से चीजें आती थी, सामान वगैरह आता था, तो हिंदूज ने क्या कहा कि जो है ना, इनकी आपने बाइकआउट करना है। जैसे अभी भी आपने देखा होगा, चाइना के साथ इनका जब इंडिया का टसल हुआ था, तो इंडिया वालों ने क्या किया कि चाइनीज प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दी थी। क्यों? ताकि उनको जो है इकोनॉमिकली जो है नुकसान पहुंचे, और वो हमारे मुतालबात को एक्सेप्ट करें। तो ये उस टाइम ये मूवमेंट चलाई गई जिसका स्वदेशी मूवमेंट नाम दिया गया।
इसमें यह कहा गया कि जो ब्रिटिश से बाहर से चीजें आ रही हैं उनको हम नहीं खरीदेंगे, अपनी चीजें जो इंडस्ट्रीज हमारी बना रही हैं हम उनको प्रमोट करेंगे, ताकि उनको इकोनॉमिक सेटबैक लगे ब्रिटेन को, ताकि वो इस डिसीजन को वापस ले पार्टीशन। और ये लेती भी है, क्योंकि इतना पॉपुलेशन में तो हिंदू ज्यादा थे ना, तो उस टाइम सबने बायकॉट किया, तो ब्रिटिश के भी जो है ना इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश को भी नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो हिंदूज को खुश कर लेते हैं। दिस मूवमेंट वाज गेंड मोमेंटम व्हेन इट वाज स्लोली टर्न्ड इनटू एंटी मुस्लिम्स। इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश की जो है ना अपोजिशन की थी, उनकी गुड्स की, सामान की, चीजों की, इंडस्ट्रीज की, बट यहाँ पे एंटी मुस्लिम्स भी स्लोगन्स चलाए गए। Hindus wrote various dramas, poetries, and plays against Muslims. Separate classes were arranged between Hindus and Muslims. तो बच्चे जो पढ़ते थे स्कूलों में, तो उनमें भी हिंदूज ने सेपरेट क्लासेस अरेंज करवाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स की, तो ये एंटी मुस्लिम्स भी मूवमेंट हो गई थी। मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन था? मुस्लिम कंसीडर्ड सेपरेशन एज अ ब्लीसिंग एंड वेलकम इट। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा हो गया। दे वर गिवन राइट्स विच वर इग्नोर्ड अर्लियर, तो उनको अपना राइट या हकूक मिले जो पहले नहीं दिए गए थे। उन्होंने कहा कि हमें ये बेनिफिट्स होंगे इकोनॉमिकली। वहां पे एक पोर्ट थी चित्तागोंग, जो है ना उसको डेवलप्ड होगा, ये मुस्लिम्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि ईस्ट में ये काम हो रहा है। पॉलिटिकली उनको अवेयर हो गया कि राइट्स भी जो है ना हकूक भी लिए जा सकते हैं ब्रिटिश से। सोशली वो जो है ना प्रोग्रेस करने लगे, एजुकेशन में न्यू स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगी, तो ये मुस्लिम्स के लिए जो है ना फायदेमंद थी चीजें। रेलवे कम्युनिकेशन, ये वो सारी चीजें थी। अनलमेंट इसकी कब की गई? 1911 में, 6 सालों बाद। मतलब 6 साल हिंदूज ने प्रेशराइज किया ब्रिटिश को। 6 इयर्स बड़ा टाइम है, तो इसमें इन्होंने पीछे नहीं हटे थे हिंदूज, इतनी यूनिटी थी उनमें। आफ्टर 6 ईयर, ड्यू टू स्ट्रांग अपोजिशन ऑफ हिंदूज, द किंग जॉर्ज फाइव, ये भी क्वेश्चन आता है, किंग जॉर्ज फाइव डिसाइड टू अनल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 वाइल विजिटिंग दिल्ली। तो ये किंग था, अभी भी ब्रिटिश में ना आप देखेंगे एक किंग सिस्टम है, जैसे किंग चार्लेस ये वो, तो उस टाइम भी किंग था, फिर उनके जो है ना अपने सेक्रेटरी वगैरह लगे हुए थे, जैसे वाइसराय भी थे। सही हो गया। तो किंग दिल्ली के विजिट पे आए थे, हिंदूज ने उसको इतना प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया कि जो है ना इससे जो है ना पार्टीशन को आप कैंसिल करें। सही है। तो फिर इसने मजबूरन, जो किंग विजिट पे आया था जिसका नाम था किंग जॉर्ज फाइव, ये क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किसने किया? किंग जॉर्ज फाइव। कब हुई? 1911 को। तो इसने जब दिल्ली को विजिट किया, तो इसने इस पार्टीशन को बोला कि भाई, अभी किंग था उसके पास सारे पावर थे, तो इसने कहा कि भाई इसको कैंसिल करो। तो हिंदूज ने क्या किया? सेलिब्रेट किया इस जो है ना कैंसलेशन को। मुस्लिम्स शॉक हो गए और कंडेम किया इस चीज को। बट इट गिव अ न्यू डायमेंशन टू मुस्लिम्स फॉर देयर राइट्स इन सब कॉन्टिनेंट अगेंस्ट हिंदूज। बट यहाँ पे मुस्लिम्स को इवन ये पता चल जाता है कि अगर हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो हिंदूज को परेशानी जरूर होती है। तो यह इनके लिए एक अवेयरनेस कहें या शऊर कहें, जो मुस्लिम्स को पैदा होता है जब ये कैंसिल होती है, या पार्टीशन ऑफ बंगाल को जब वापस लिया जाता है, तो उनमें शऊर एक किस्म का आ जाता है मुस्लिम्स में। ठीक हो गया। तो हिंदूज इनके अपोज करें। फिर होती है शिमला डेपुटेशन, जो 1906 में हुई। इसको फिर नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, आज पार्टीशन ऑफ बंगाल को पढ़ा। ये हर वीक हम एक इवेंट पढ़ते हैं, तो आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल से एमसीक्यूज क्या याद रखने हैं? 1905 में हुई, किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की। ईस्ट एंड वेस्ट में उसको डिवाइड किया गया। फिर इसको अनल किसने किया, कैंसिल किसने किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को? 1911 में किंग जॉर्ज फाइव ने किया। ठीक हो। 4 एमसीक्यूज यहां से हैं। और कौन सी मूवमेंट चलाई गई जो मैंने आपको बताया? स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट चलाई गई, जिसमें गुड्स जो थे ब्रिटिश के, या जो उनकी इंडस्ट्रीज थी उनको, उनका बायकॉट किया गया। लास्ट क्लास जो से ये वन लाइनर जो हम पढ़ते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, यहाँ तक किए थे, ये भी बीच में क्लास हो गई थी कि पाकिस्तान ने पहली न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट कब की थी? 28 मई 1998। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था 28 मई 1998 को। अभी तक 9 कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए ना कि कितने कंट्रीज हैं, ओवरऑल कंट्रीज हैं 195, यूएनओ के मेंबर हैं टोटल 193। 2 कंट्रीज फलस्तीन एंड वेटिकन सिटी अभी तक कंप्लीट कंट्री ऑफिशियल नहीं है अकॉर्डिंग टू यूएनए, तो इन दो को छोड़ के 193 को ऑफिशियल कंट्रीज माना जाता है। तो इनमें से
या 195 में से ओनली 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर, या जिनको न्यूक्लियर पावर कंट्रीज कहा जाता है, इनके पास एटम बम है। तो पाकिस्तान कब बना था? 28 मई 1998 को। पहले जो है ना अमेरिका बना था, फिर रशिया है, यूके, फ्रांस, चाइना, ये 5 हैं जिनको 5 सीट्स भी परमानेंट दी गई हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ये 1970 से पहले जो बने थे न्यूक्लियर पावर, उनको 5 परमानेंट मेंबर कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके बाद 74 में इंडिया बना था, ठीक हो गया, 6 कंट्री न्यूक्लियर पावर। फिर पाकिस्तान बनता है 7 कंट्री, 7th नंबर पे, ये बनता है 98 में। फिर 2006 में नॉर्थ कोरिया बनता है, ठीक हो गया, 2006 में नॉर्थ कोरिया बनता है न्यूक्लियर पावर। फिर उसके बाद अभी तक इजराइल ने जो है ना टेस्ट तो नहीं किए, बट माना जाता है कि इजराइल के पास, या जैसे इसराइल कहते हैं, उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है, बट उसने टेस्ट नहीं की, उसकी डेट अभी तक पता नहीं है, बट उसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है 9th नंबर पे इसराइल को। तो ये 9 कंट्रीज हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। ईरान भी अभी बनने वाला है ईरान के पास, बट जो है ना यूरेनियम इतना नहीं है, उस पे अभी तक सैंक्शंस हैं। तो ईरान अगर बन जाता है तो फिर 10 कंट्रीज हो जाएंगे, और मुस्लिम दुनिया में ओनली पाकिस्तान है जिसके पास एटॉमिक बम है, ठीक हो गया। फिर होती है कारगिल वार। कारगिल वार जो है ये 1999 में होती है, 99 में। बेनजीर भुट्टो को कब शहीद किया गया? रावलपिंडी में 2007। 18th अमेंडमेंट, यह भी क्वेश्चन आता है। 18th अमेंडमेंट हमारा जो आइन है वो आइन है 1973 का, ठीक हो गया, 1973 का आइन है जो जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था। उसमें फिर अमेंडमेंट तरमीमें की जाती हैं। टोटल तरमीमें कितनी हो चुकी हैं अभी तक? अगर क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आता है 27, 27 जो है ना अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं, आगे होंगी तो आपको बताई जाएगी। 27 टोटल इसमें अमेंडमेंट की गई है। 18th अमेंडमेंट कब की गई थी? ये जरदारी साहब ने करवाई थी 2010 में, ठीक हो गया। इसमें क्या किया गया कि प्रोविंस के पावर्स दिए गए, मतलब वो लोकल गवर्नमेंट वगैरह ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई। पहले फेडरल देखता था, फिर अभी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उन पे पॉलिसीज प्रोविंस, सूबे अलग बनाते हैं। तो ये 18th अमेंडमेंट थी जिनमें पावर को डिवेल्यू किया गया प्रोविंस की तरफ। तो ये 18वीं तरमीम थी। ये कब आई थी? 2010 में आई थी, ठीक हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपेक। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ई से इकोनॉमिक, सी से कॉरिडोर। ये कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो सीपेक है। सीपेक कब लॉन्च किया गया पाकिस्तान में? ये डेट काफी दफा ये भी एसपीएससी में वन पेपर में आती है। सीपेक को लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल 2015 को, ठीक हो गया, 20 अप्रैल 2015 को सीपेक को लॉन्च किया गया पाकिस्तान में, ठीक हो गया। कितनी थी? $62 बिलियन की शायद ये एग्रीमेंट थी, $62 बिलियन, ठीक हो गया। अभी तो सीपेक फेज 2 भी शुरू होने वाला है। तो ये एमसीक्यूज आता है, सीपेक को कब लॉन्च किया गया? 20 अप्रैल 2015 को। पाकिस्तान एससीओ का कब मेंबर बना था? ये कल हमने पढ़ा था, जून 2017 को, ठीक है, कल आपको बताया था। अभी मोस्ट क्या है ये आपने? गवर्नर्स, 4 गवर्नर्स आ चुके हैं पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद, या इंडिपेंडेंस तक, जो इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद। पहला गवर्नर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पहला गवर्नर जनरल था वो था खुद कायदे आजम साहब, ठीक हो गया। कायदे आजम फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। सेकंड गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आपने याद रखना है, उसका नाम था ख्वाजा निजामुद्दीन। ये एमसीक्यूज आते हैं, इनको आपने लाइट नहीं लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हु इज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, या हुआ वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये नाम आते हैं। सेकंड मोस्टली पूछा जाता है इस ख्वाजा निजामुद्दीन का। सेकंड गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का? ख्वाजा निजामुद्दीन। थर्ड गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का? वो थे गुलाम मोहम्मद। और फोर्थ और लास्ट गवर्नर जनरल था सिकंदर मिर्जा, ये जनरल था आर्मी का। फिर इसने मार्शल लॉ भी लगाई थी, ये जो है ना पहली सिकंदर, ये भी बताया था, या नीचे आएगा फिर क्वेश्चन। तो ये 4 गवर्नर्स के नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। पहला कायदे आजम, सेकंड ख्वाजा निजामुद्दीन, थर्ड गुलाम मोहम्मद साहब, फोर्थ सिकंदर मिर्जा, ये लास्ट गवर्नर थे। उसके बाद गवर्नरशिप को खत्म किया गया पाकिस्तान में, प्रेसिडेंट सिस्टम लाया गया, और सिकंदर मिर्जा खुद पहले प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए पाकिस्तान का कौन सा है, वो है सिकंदर मिर्जा। कायदे आजम नहीं करना है आपने, ठीक हो गया।
कायदे आजम नहीं करना है आपने। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए, सिकंदर मिर्जा थे। तो ये चार गवर्नर्स के नाम आपको पता हों। अभी आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर भी आपको सात याद रखने हैं। सात। सातों में से क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि ये आजादी के बाद ये ऐसी गड़बड़ थी जो एक चल, जैसे अभी सेटअप चल रहा है ऐसे ही ये शुरू में भी ऐसे ही था। कोई 2 साल हुकूमत कर रहा था, कोई 3 साल कर रहा था, 5 साल किसी को भी टेन्योर पूरा करने दिया ही नहीं। लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था। वो था लियाकत अली खान, ठीक होगा। जिसको हमने पढ़ा 1951 में जो है ना गोली मार दी गई। पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसको शहीद किया गया शुरू के फेसेस में। 1951 की बात है। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था? ख्वाजा निजामुद्दीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये सेकंड गवर्नर जनरल भी थे। ये थे गवर्नर जनरल जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया, तो ये आ गए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उस सीट पे बैठ गए थे, ठीक है। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि जो है ना कौन है वो जो गवर्नर भी बने थे और प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, तो वो थे ख्वाजा निजामुद्दीन। यहाँ पे आप देखें सेकंड गवर्नर जनरल एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, सेकंड वही ख्वाजा निजामुद्दीन, थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा साहब, ठीक हो गया। ये थे थर्ड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आपने चीज याद रहे, जुल्फकार अली भुट्टो नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर थे, फोर्थ प्रेसिडेंट थे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये सात के बताए थे ना, तो फोर्थ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आपको बता देता हूँ। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन से थे? चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ठीक हो गया। चौधरी मोहम्मद अली फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया। पांचवें प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? हुसैन हुसैन शहीद सरहंदी इसका नाम था। हुसैन शहीद आपने याद रखना है, हुसैन शहीद सरहंदी। ये पांचवें थे। ये क्वेश्चन आता है हुसैन शहीद से कि हु वाज द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया, हुसैन शहीद आपने याद रखना है। ये था पांचवा। नंबर 6 था जो है ना इब्राहिम चंद्रीगढ़। इब्राहिम आय आय चंद्रीगढ़ जिसे कहा जाता है, इब्राहिम चंद्रीगढ़, ठीक हो गया। ये छठा प्राइम मिनिस्टर था। और लास्ट सेवन जो आपको मैंने बताया, सेवन था आपका मलिक फेरोज नून। मलिक फेरोज नून। ये सात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मार्शल लॉ लग गई थी भाई। सात, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर 1947 के बाद 1958 तक ये सात प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए थे पाकिस्तान में। इंडिया में एक ही था। तब देखे उन्होंने डेवलपमेंट की थी, हमारे पास ये सात गुम हो गए थे। एक आ रहा था, फिर दूसरा आ रहा था, तीसरा जा रहा था, चौथा आ रहा था। फिर ऑफिशियली मार्शल लॉ लग जाती है। फिर जो है ना आपको पता है उनका रूल हो गया। मलिक फेरोज नून। तो ये क्वेश्चन आता है दो यहाँ से वजीर आजम से। एक यहाँ तो फर्स्ट का पूछा जाता है लियाकत अली खान, यहाँ पांचवें का पूछा जाता है हुसैन शहीद। उसके बाद यहाँ सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये रिसेंटली अभी सीसी की स्क्रीनिंग हुई है 2024 की अक्टूबर के मंथ में, अभी तो उसके पेपर भी हो गए। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हु वाज द सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन था? मलिक फेरोज नून साहब, ठीक। ये इन्होंने गवादर भी लिया था ओमान से। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया। ये सात प्राइम मिनिस्टर्स आपको बता दिए और चार गवर्नर्स आपको बता दिए। फर्स्ट कायदे आजम, सेकंड ख्वाजा निजामुद्दीन, थर्ड गुलाम मोहम्मद, फोर्थ सिकंदर मिर्जा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्जा थे। तो ये आपने चीज याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन हमारे तीन आ चुके हैं अभी तक, ये भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? आइन 23 मार्च 1956 को। शायद ये क्वेश्चन पढ़ा भी हुआ है पहले। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन आया था। तो 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है। उसके बाद बिना कॉन्स्टिट्यूशन के 1956 तक चलता है, ठीक है। 1956 तक तो 9 साल पाकिस्तान बिना आइन के चलाए। या जो है ना ये क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितने सालों के बाद आया था? 9 इयर्स के बाद आया था। ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया था 23 मार्च 1956 को। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ये अभी चला ही नहीं है, इसको खत्म किया गया।
8 जून 1962 को फिर दूसरा आईन आ गया पाकिस्तान में, इसको रिजेक्ट किया गया। ठीक हो गया। और जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, उसका पता नहीं है अभी कब तक चले। 14 अगस्त 1973, 1973 में ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था, जो अभी तक चल रहा है। तो पाकिस्तान में अभी तक तीन जो है ना आइन आ चुके हैं। पहला 23 मार्च 1956 में, सेकंड 8 जून 1962, और थर्ड जो है ना 14 अगस्त 1973 में। ये आपने याद रखना है। मार्शल आर्ट्स भी लग चुकी हैं तीन हमारे पास। पहली मार्शल आर्ट लगी थी पाकिस्तान में जो सिकंदर मिर्जा ने लगाई थी 1958 को। आता है कि पहला जो है ना मार्शल आर्ट किसने लगाई थी? सिकंदर मिर्जा। अगर डेट पूछी जाए, 7 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, पहली मार्शल आर्ट लगी थी। सेकंड मार्शल आर्ट पाकिस्तान में लगाई गई 1969 को। ठीक हो गया। ये लगाई थी जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान साहब ने। यह भी जनरल था, इसने सेकंड मार्चला लगाई थी 25 मार्च 1969 को। ठीक हो गया। और जो थर्ड मार्चला थी वो किसने लगाई? वो थी 1977 में, जिया हक साहब ने। तो ये तीसरी मार्चला थी पाकिस्तान में 1977 में। ठीक। ये तीन मेजर होती हैं जहां से क्वेश्चन आता है। फिर मुशर्रफ ने भी लगाई थी, बट ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली मार्चला सिकंदर मिर्जा 1958, सेकंड यहिया खान 1969, और थर्ड 1977 जिया हक ने। ये मार्शल आर्ट्स हैं ओवरऑल जो लगाई गई। ये लास्ट करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन वो क्लास खत्म करते हैं। आर्टिकल्स, हर जो आइन आता है उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे चीजें लिखी हुई होती हैं। तो जो पहला आइन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे टोटल? 234 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 234 टोटल आर्टिकल्स थे पहले आइन में। जो सेकंड 62 में आया था आइन, उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 250। और जो थर्ड जो अभी तक चल रहा है हमारे पास, या 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें टोटल आर्टिकल्स कितने? 280। कितने? 280 हैं। ये तीनों आर्टिकल्स भी आपने जहन में बैठाने, यहां से भी क्वेश्चन आते। 234 पहले आइन में थे, 250 सेकंड में थे। अभी जो था 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे पास चल रहा है, उसमें 280 आर्टिकल्स मौजूद है। ये शिमला से रिलेटेड तीन इवेंट्स हैं। शिमला डेपुटेशन हुआ था 1906 को, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 को, और शिमला एग्रीमेंट होती है 1972 को। ठीक हो गया। तो यहां तक करते हैं, बाकी यहां से पढ़ेंगे कायदे आजम, ये भी चीजें पढ़ी हैं, फिर आपकी रिवीजन हो जाएगी।